वेलकम टू CLC जुडिशियल। हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए यह स्पेशल सीरीज चला रहा है। सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। हम लोगों ने बैचेज भी स्टार्ट कर दिए हैं, मेंस आंसर राइटिंग विथ टीचिंग और विदाउट टीचिंग। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो टीचिंग की आवश्यकता नहीं है, और अगर मान लीजिए बिल्कुल फ्रेश शुरू करना चाहते हैं तो फिर टीचिंग की भी आवश्यकता होगी। तो जैसा भी हो, इस वीडियो में हम लोग कुछ मेंस आंसर राइटिंग के टिप्स देते हैं, आपको बताते हैं कि आंसर कैसे लिखा जाता है। आप सिर्फ दो चीज़ों को समझ लीजिए, आपका आंसर अपने आप बेहतर हो जाएगा। सबसे पहली बात यह समझिए कि जो भी स्टूडेंट मेंस आंसर लिखेंगे, जो भी स्टूडेंट मेंस दे रहे हैं, वो ऑलरेडी पीटी क्वालिफाई किए रहते हैं। और इसलिए मतलब कहने का मतलब कि वो फ्रेशर नहीं है, यह कंपटीशन है, उनसे बेहतर आप लिखिएगा तो फिर आप आगे जा पाएंगे। नहीं तो मेंस में ही बाहर हो जाएंगे, या नंबर कम आया तो इंटरव्यू कॉल हो सकता है, बाउंड्री लाइन पे होंगे, फिर वहाँ भी बाहर होने के चांसेज हैं। तो कहने का कुल मतलब कि आपकी असली तैयारी, कुल लड़ाई मेंस की ही है। आंसर राइटिंग आपके लिए डिफ़िकल्ट इसलिए होता कि कभी आपने इसे प्लान नहीं किया, इसकी एक अच्छी रणनीति नहीं बनाई, इसलिए ये दिन पे दिन डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। पैटर्न भी चेंज हो चुका है, आप देखेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट लिखेंगे, वहाँ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, आप भी बराबर वो भी बराबर। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा आपको लीड मिल जाए, यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यही क्रूशियल फैक्टर होता है। हम लोगों के यहाँ जो रिजल्ट होते हैं वो किसी की मेहरबानी से नहीं होता, हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, हम लोग भी यथासंभव करते हैं, चीज़ों को प्लान करते हैं, फिर जाके रिजल्ट होता है। आप CLC का जादू चल गया, उस पे जाके हम लोगों का रिजल्ट देख सकते हैं। दिन पे दिन हम लोग इनोवेशंस कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं टू कीप पेस विद द चेंजिंग टाइम। आप देखेंगे बहुत पहले एक ज़माने में एक एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी, मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के लिए भी वही गाड़ी हुआ करती थी। गाड़ी बहुत अच्छी, कोई खराबी नहीं, लेकिन मार्केट से आउट हो गई। क्यों? क्योंकि एम्बेसडर गाड़ी ने समय के साथ साथ वो चेंजेस नहीं किए। तो वक्त बदलता रहता है, जुडिशरी का पैटर्न, APO का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता था लेकिन आजकल आप प्रीवियस, मेरी बातों को छोड़िए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक मार्केट से खरीद लीजिए और देखिए किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़े कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस, अब चूंकि मैं प्रैक्टिस में रहा, दिल्ली में सीनियर मोस्ट पोजीशन, टॉप पोजीशन पे, बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाता हूँ, कई बार कोर्टों में आर्गूमेंट किया, केसेज कंटेस्ट किया है, तो थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, यह दोनों अप्रोच मिला के एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है। तो चलिए, अब ये तो बातें हो गई। और दूसरी बात, आपको सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है, रेलिवेंट लिखना है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। मैंने हर वीडियो में इन सारे चीज़ों पे फोकस किया, उनको देखिएगा। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 107 BNSS पूछा गया है, और जस्ट मैं, हाँ, तो BNSS से पूछा गया है यह क्वेश्चन। और ये द वर्ड वाइफ अंडर सेक्शन 144 BNS हैज़ टू बी गिवन लीगल मीनिंग स्ट्रिक्टली। तो जब लिव इन वाइफ को मेंटेनेंस मिल रहा, तो लिव इन वाइफ में तो शादी ही नहीं होती, लीगली वेडेड ही नहीं है, तो लीगल मीनिंग नहीं, रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग। तो रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग लीगली वेडेड को ही मिलेगा, तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो ऑप्शन ए और बी गलत है, और इसीलिए सी भी गलत है। इसका आंसर डी होगा, ब्रॉडर एंड लिबरल मीनिंग। मेंस का क्वेश्चन है टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144 BNSS whether marriage should be legally valid or not, डिस्कस 10 मार्क्स।
तो इस क्वेश्चन के आंसर आप कैसे लिखेंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ हमारे किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर लिखा है, हमने उन्हें 7.5 मार्क्स दिया। आइए देखते हैं उनके आंसर को, मैं पढ़ के सुनाऊंगा जल्दी में, और आप भी वीडियो को पॉज कर यह आंसर आप पढ़िएगा और बताइएगा हमें कि हमने जो इन्हें नंबर दिए ये ज़्यादा नंबर दे दिए या ठीक नंबर दिए हैं। अब देखिए ये हमारे स्टूडेंट हैं, मैं अपने स्टूडेंट के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता। अरे भैया 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में मैं इसमें 11 दे दूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता। कुछ स्टूडेंट जो ठीक से नहीं लिखते तो मैं 0 नंबर भी देता हूँ। अब 0 नंबर पे कभी कभी वो नाराज हो जाते कि सर इतना लिखा, मेहनत किया, 1 नंबर तो बनता ही है। तो मैं आप सबों से अपील करना चाहूँगा कि आपकी कॉपी जितना स्ट्रिक्टली चेक होगी, मेंस आपका उतना ही अच्छा होगा। मेरे से आप 10 का 11 ले लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। तो अब चूँकि आपको एक ऐसे मोर्चे के लिए हमें तैयार करना है जहाँ पे आप टू द पॉइंट लिखें, रेलिवेंट लिखें, आपकी कलम नॉन स्टॉप चलती रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, अप टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन इतना, वेदर मैरिज शुड बी लीगली वैलिड और नॉट। तो इन्होंने लिखा है सेक्शन 144 BNSS डील्स विथ मेंटेनेंस to certain class of dependents provided in it. It is a social justice legislation which provides a summary remedy to those who are eligible for maintenance. इंट्रो के तौर पे इन्होंने लिखा है, The objective of section 144 BNSS is to prevent destitution and vagrancy in the society. Persons having sufficient means are made liable to look after their dependents, as this section have social purpose. So it has given a wider and liberal interpretation so that maximum person can be served. In the context of females, mother, daughter and wife are held eligible to claim maintenance. तो अब देखिए, अब ये भी स्टूडेंट हैं, अब मदर के बारे में चर्चा करना, डॉटर के बारे में चर्चा करना, और ये तो क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, ये तो पोर्शन इरेलीवेंट है। हालांकि मैंने इन्हें फिर भी थोड़े अच्छे नंबर दे दिए हैं। कभी कभी टीचर के अपने तौर तरीके होते हैं, स्टूडेंट अगर नंबर कम तो कभी अच्छे नंबर भी दे के उनका हौसला बढ़ाया जाता है। लेकिन आप खुद तय कीजिए कि यह क्वेश्चन में केवल वाइफ के बारे में पूछा जा रहा है, आप मदर डॉटर का जिक्र कर रहे हैं। इसी बीमारी से आपको निकलना है। जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करें। जैसे वो था ना, अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन क्या दिखता, बाकी लोगों से पूछा गया तो उन्हें सब कुछ दिख रहा था, अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रहे थे। तो आपको बस अर्जुन की तरह जो क्वेश्चन में पूछा गया बस उसी पे आप फोकस करें। इन्होंने जो इंट्रो लिखा है और भी बेहतर इंट्रो हो सकता था इनका, कि प्रीवियसली द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच था, जहाँ पे कोर्ट ने कहा कि 125 में अगर वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए तो मैरिज शुड बी लीगली वैलिड। वो ट्रेडिशनल अप्रोच आल्सो अकॉर्डिंग टू सम ज्यूरिस्ट दैट इज आल्सो नॉन एज कंजर्वेटिव अप्रोच। समय चेंज हुआ, अब मॉडर्न अप्रोच आया, चांद मुनिया जैसे और डी वेलू स्वामी जैसे जजमेंट आया, जिसमें वाइफ का एक लिबरल और वाइडर मीनिंग दिया गया है। और ये वाइफ का वाइडर और लिबरल मीनिंग ओनली टू द लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ मेंटेनेंस दिया गया। क्रिमिनल लॉ में जैसे 498A के ऑफेंसेज हो गया तो वहाँ वाइफ का रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग ही है। 498A तभी होगा जब वाइफ इज लीगली वेडेड, क्योंकि बिकॉज, तो ऐसे करके मतलब आपको शुरू करना चाहिए था कि कंजर्वेटिव अप्रोच था पहले कोर्ट का, अब मॉडर्न अप्रोच लिबरल अप्रोच हो गया। इवन लिव इन वाइफ को भी इंक्लूड किया गया, इवन वाइफ अवॉइड मैरिज को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। तो उस तरह से लिखते हैं।
तो थोड़ा और बेहतर प्रोफेशनल आंसर की तरह लगता है। और इन्हीं चीज़ों की हम लोग यहाँ क्लासेज में पढ़ाते, रियाज करवाते, प्रैक्टिस करवाते। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन सविता बेन सोमाबाई ये केस का लिखा, इट वाज हेल्ड दैट ओनली लीगली वेडेड वाइफ इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। यहीं से शुरू करना था इनको। बट अगेन इन जजमेंट बादशाह वर्सेज उर्मिला बादशाह गोडसे 2014, वही वाइड मैरिज वाला है। आप वीडियो को पॉज कर इसे देखिएगा। चांद मुनिया भी लिखा इन द केस ऑफ चांद मुनिया वर्सेज वीरेंद्र सिंह कुशवाहा 2010 का। इट वाज हेल्ड दैट कोर्ट शुड नॉट इंसिस्ट अपॉन द स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज, it is not a precondition for granting maintenance. Wife has been given wider interpretation and held that even those cases where a man and woman have been living together for a reasonably long period of time, it raises the presumption of marriage. Then comes a very celebrated judgment of Apex Court, which plays a D. Veluswamy, कि इट कंसिडर्स द रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो ऐसे करके इन्होंने अच्छा लिखा है और हमने इनको 7.5 मार्क्स दिया है। दिया देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा नंबर दिया गया, चलिए चलेगा, अब दिया हुआ नंबर है, ऑलरेडी दिया गया है। कभी कभी एग्जामिनर जब आपके कॉपी को चेक करते हैं, अगर अच्छे मूड में होते हैं तो 1-2 नंबर मिल भी जाता है। लेकिन अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हम लोग सारे लोग ह्यूमन बीइंग हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं, वहाँ पे कभी कभी लक फैक्टर भी आता है। तो इस तरह से आप आंसर लिखिए। देखिए, हम लोगों की भी एक समस्या है। अब कोचिंग है, क्लासेज हैं, पढ़ाना है। अब मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा, आपके क्वेश्चन को, अब इन्हीं के क्वेश्चन को मैंने तो यहाँ जल्दी से पढ़ दिया। जब मार्क्स देने होते हैं तो एक एक लाइन, कॉमा, फुल स्टॉप बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। वो देखते हैं कि ऐसा लगता है एक क्वेश्चन को चेक करने में 1 घंटा, काफ़ी बारीकी से चेक करते, तो एक क्वेश्चन में 1 घंटे का समय जाता है हम लोगों का। हम लोग चाह के भी एक दिन में 5-6 स्टूडेंट से ज़्यादा की कॉपी नहीं चेक कर सकते। वो और बात है कि हमने एक्सपर्ट अरेंज किया है कॉपी चेकिंग के लिए। और कहने का मतलब यह है कि कॉपी चेकिंग जो कोचिंग वालों की भी एक समस्या है। आप देखेंगे बहुत कम ही जगह यह आंसर राइटिंग और कॉपी चेकिंग की फैसिलिटीज है। हम लोगों ने शुरू किया है जैसे तैसे। हम लोगों के लिए भी यह कॉपी चेक करना, चूँकि इसमें टाइम काफ़ी लगता है। अगर 1 घंटे में आपकी कॉपी चेक करूँ, उसे उतने समय में पूरे बैच को ही पढ़ा लें, तो हम लोगों का भी इरादा कम ही होता है कॉपी चेक करने के लिए औरों की तरह। लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं, बैचेज शुरू हो चुके हैं, जा रहे हैं। स्टूडेंट भी मेंस के आंसर लिखने से भागते हैं। उनसे आप कुछ पूछिए तो कहेंगे सर ऑप्शन दीजिए। मतलब अरे भैया, पीटी की तैयारी, मेंस की तैयारी में पीटी की भी तैयारी होती रहती है। तो आप जब भी तैयारी करें, मेंस ओरिएंटेड तैयारी करें, आंसर लिखें, बेसिक जो क्वेश्चन में पूछा गया उसी पर रहें। इरेलीवेंट चीज़ें जो नहीं पूछा गया उनको लेके अपना समय और स्पेस को जाया ना करें। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।